Hello and Jai Hind to you all. My name is Vikram and I welcome you to iExamB Government Exams Made Easy. तो गाइस ले आया हूँ आपके लिए मैं करंट अफेयर का दोबारा से एक नया सेशन जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मई से लेकर 8 मई के में बीच में जो भी करंट इवेंट्स हुए थे उससे रिलेटेड फैक्ट्स को हम जानेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। तैयारी कर रहे हो अगर आप एसएससी की, रेलवे की या फिर वेरियस अदर किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो गाइज iExamB ने एक स्टिंग बी चैलेंज आप लोगों के लिए लेके आई है जिसमें अगर आप तैयारी कर रहे हो आरबीआई ग्रेड बी की तो एक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा 9 मई 2021 को। टाइमिंग है 11 से 12 के बीच में। आपने रजिस्टर करना है हमारी साइट पे जाकर। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 घंटे का आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स है टोटल और यहाँ पे आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं गाइस। और ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा जिसमें टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स को 100% फी वेव मिलेगा। आप समझ सकते हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी बच्चा आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहा है। तो गाइस दिए हुए फोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए या फिर वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि डीजीसीए बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। इन्होंने अभी हाल ही में एक स्टेट को ड्रोन डिप्लॉयमेंट के लिए क्या दे दिया है, उनको ग्रांट दे दिया है कि अब वो ड्रोन का इस्तेमाल कर पाएंगे ताकि जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसको वो क्या कर सकें, डिलीवर कर सकें एज फास्ट एज दे कैन। ठीक है गाइज, तो आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर केरला। तो गाइज जान लेते हैं ऐसे कुछ फैक्ट्स को। तो मैं आपको बता दूं जो डीजीसी है उसने हाल ही में परमिशन ग्रांट की है तेलंगाना स्टेट को, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो वैक्सीन है उसकी डिलीवरी बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाए और ये जो हमारा हेल्थ केयर एक्सेस है उसको इम्प्रूव करे। हाल ही के दिनों में आप देख रहे हो किस तरीके से ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो रही है, वेंटिलेटर की शॉर्टेज हो रही है। तो इन्हीं सबसे निपटने के लिए डीजीसीए ने तेलंगाना गवर्नमेंट के एडवाइस पर उनको ये ग्रांट दिया है। अब आप सोचेंगे कि ये कितने साल के लिए, तो मैं आपको बता दूं ये सिर्फ 1 साल के लिए ग्रांट किया गया है और अगर ये सफल होता है तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और क्या ये पहली बार ऐसा कोई प्लान इंडिया में लॉन्च हुआ है? तो नहीं, इससे पहले भी हो चुका है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर ने ये पहले भी कंडक्ट करा चुका है कोविड-19 वैक्सीन के लिए और उन्होंने यूज किया था ड्रोन्स को विद द कोलैबोरेशन ऑफ आईआईटी कानपुर। तो ये पहले भी हो चुका है। अब मैं आपको बता दूं इससे होगा क्या। इससे होगा ये कि जो हमारी हेल्थ केयर जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो लास्ट माइल तक पहुंच पाएगा। लास्ट माइल का मतलब जो हमारे रिमोट एरियाज हैं, जो ऐसे एरियाज जहां पर जहां पर किसी चीज का जाना संभव नहीं है। तो गाइस आपको जानना होगा सीएम ऑफ तेलंगाना अभी वर्तमान में कौन है, तो ये है के चंद्रशेखर राव। हालांकि जो तेलंगाना है वो 2 जून 2014 में स्टैब्लिश हुआ था और ये उस टाइम से वहां के क्या है, चीफ मिनिस्टर है। हालांकि ये 2018 में दोबारा से रीइलेक्ट हुए थे। तो गाइस हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी, तेलंगाना। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। रिसेंटली इंडियन नेवी ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, किस चीज के लिए, ताकि वो देश में जो शॉर्टेज हो रही है ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इसको पूरा कर पाए। तो आपके ऑप्शन है समुद्र सेतु, समुद्र शक्ति 2 या फिर समुद्र मंथन 2, समुद्र परीक्षा। तो आपने बताना है कि इंडियन नेवी का वो कौन सा ऑपरेशन है जो हमारी इस नीड को फुलफिल करता है। तो मैं आपको बता दूं इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में एक समुद्र सेतु नाम का एक ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसके तहत जो भी हमारे भारत में शॉर्टेज हो रही है ऑक्सीजन की उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाएगा। जो हमारे इंडियन नेवी के वॉरशिप्स हैं वो लगे हुए हैं लिक्विड ऑक्सीजन को और क्रायोजेनिक कंटेनर्स को लाने में ताकि वो सपोर्ट कर सके इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक। और 2 शिप जो लगे हुए हैं वो आईएनएस कोलकाता और आईएनएस तलवार। अब मैं आपको बताया था आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप। ये मनामा, बहरीन एम्बार्किंग एंड ट्रांसपोर्टेशन यानी कि 40 मिलियन का ट्रांसपोर्टेशन करेंगे लिक्विड ऑक्सीजन टू मुंबई इन देशों से। यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान रखना है। लास्ट ईयर भी ऐसा दोबारा से इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था। ये 2 इसीलिए आया है क्योंकि समुद्र सेतु पहले भी लॉन्च हो चुका है। अब ये जो पहले लॉन्च हो चुका है ये ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के लिए लॉन्च नहीं हुआ था
ये वंदे भारत मिशन के तहत लॉन्च किया गया था, जिसके तहत 4000 भारतीयों को मालदीव, श्रीलंका और ईरान से भारत लाया गया था, क्योंकि ये वहां पे फंसे हुए थे। यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है गाइस, ठीक है। अब यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन आता है कि चीफ ऑफ इंडियन नेवल स्टाफ कौन है, तो वो है एडमिरल करमबीर सिंह। जैसे कि आर्मी में जनरल होता है, तो वैसे ही नेवी में एडमिरल होता है, ठीक है। तो जो नेवी है हमारे भारत की, वो 3 कमांड्स में डिवाइडेड है। जैसे कि आपने एयरफोर्स देखा होगा 7 में, तो वैसे ही नेवी हमारे 3 कमांड्स में, जैसे कि वेस्टर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ईस्टर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में, सदर्न कमांड जिसका हेडक्वार्टर है कोची में। आपने यहाँ पे इन चीजों को ध्यान रखना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गाइज हमारा आंसर होता है समुद्र सेतु 2, तो ये है हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी हाल ही में इंडिया को किस मीटिंग के तहत एज अ गेस्ट बुलाया गया है? किस मीटिंग में भारत को एज अ गेस्ट कंट्री के रूप में नामित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है G20 मीटिंग, G24 मीटिंग, G7 मीटिंग या फिर नन ऑफ दिस। तो गाइस जान लेते हैं हमारे इससे रिलेटेड फैक्ट्स को, जो कि कई बार पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो 47 G7 समिट होने वाली है वो 11 से 13 जून 2021 में होगी, और ये होगी यूनाइटेड किंगडम में, हालांकि ये वर्चुअली होगी। तो G7 के बारे में अपना जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्रुप ऑफ 7 बोलते हैं इसको। स्टैब्लिश हुआ था 1975 में। अब मैं आपको बता दूं, जो G7 कंट्रीज हैं, इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस से आते हैं। हालांकि इसमें रशिया भी था, रशिया की कहानी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये मीटिंग है, ये हर साल इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, रोटेशनल बेसिस पे चेंज होते रहते हैं। यानी कि हर साल जो ये कंट्रीज हैं, इनके ही हेड इस ग्रुप ऑफ 7 को हेड करते हैं। अब ये एक इनफॉर्मल एनुअल मीटिंग है, जो कि 2 दिन तक चलेगी, और इसमें वो डिस्कस करेंगे जो भी ग्लोबल इशू है। हालांकि आपको पता है कोविड-19 ही अभी तक क्या है, ग्लोबल इशू है, तो इसी पर ही जो ये खास मुद्दा रहेगा, इसी पर ही बात होने वाली। अब मैं आपको बता दूं, ये एक फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकता, और इसका एक फिक्स हेडक्वार्टर नहीं है, और जो भी डिसीजन इस मीटिंग में लिए जाते हैं, ये किसी भी कंट्री के लिए बाइंडिंग नहीं होते। अब ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि वो इन सब कंट्रीज को मानना है, हालांकि वो इन चीजों को नहीं भी मान सकते। अब एक फैक्ट बताता हूँ मैं आपको, ये G7 जो है ये G8 हो गया था, क्योंकि जो रशिया है इसने ज्वाइन किया था 1997 में। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूं, जो ग्रुप रिटर्निंग है, ये G7 दोबारा हो गया था, क्योंकि रशिया ने 2014 में क्या करा था, जो क्रीमिया रीजन है, इस पर इलीगली एनेक्सेशन किया था। इसको देखते हुए इसे यहाँ से हटा दिया गया, और वापस ये दोबारा G8 से G7 हो गया था। तो गाइज हमारा आंसर होता है G7। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रिसेंटली द यूएस स्टेट ऑफ डिपार्टमेंट अप्रूव द प्रपोजल सेल ऑफ विच पेट्रोल एयरक्राफ्ट। तो आपको यहाँ पे बताना है कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने भारत के किस गश्ती विमान और संबंधित उपकरणों की प्रस्तावित बिक्री को मंजूरी दी है। तो आपके ऑप्शन है गाइज, ये आई है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। तो आपके ऑप्शन है P6I, P8I, P9I या फिर P7I। तो गाइज देख लेते हैं इनसे रिलेटेड फैक्ट्स को। तो मैं आपको बता दूं, जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट है, इसने क्या करा है कि भारत को 6 P80I 8I पेट्रोल, जो हमारा पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इसको देने के लिए कहा है, और ये जो डील है वो बताई गई है $2.42 बिलियन की। भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि नवंबर 2019 में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, अब ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल क्या होता है, तो गाइज भारतीय सेना में, यानी कि जो इंडियन डिफेंस सेक्टर है, उसमें कोई भी अगर कुछ खरीदना हो, जैसे कि राफेल है, और यही लगा लीजिए P81, तो इसकी एक कमेटी होती है, जो ये कमेटी देखती है कि भारत को कितनी जरूरत है और कितने पैसों की लागत से होगा। तो ये जो कमेटी है, जो काउंसिल है, परिषद है, इसको हेड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर, जो कि वर्तमान में है श्री राजनाथ सिंह। इन्होंने 2019 में इसे अप्रूव किया था, क्योंकि ये चाहते थे कि भारत में एक लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट आए, जो कि मैन्युफैक्चर करता है बोइंग, और बोइंग कंपनी है यूएसए की। तो मैं आपको बता दूं, जो P8I है, ये बेस्ड है बोइंग 737 कमर्शियल एयरक्राफ्ट में। कमर्शियल एयरक्राफ्ट वो होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन करने में भी काम आते हैं। यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है। और इंडिया एक ऐसा पहला कंट्री है जो ये P88I को बार बार किससे यूएस से बोल रहा था, और यूएस ने आखिर में ये मंजूरी दे दी।
अब मैं आपको बता दूं, हाल ही में बोइंग C-71 ग्लोबमास्टर 3 ये बहुत ही न्यूज में रहा। देख सकते हैं आप किस तरीके से जो हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर है इसके अंदर जा रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, जून 2009 में इंडियन एयरफोर्स ने C-17 को चूज किया था फॉर किस लिए, वेरी हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए, क्योंकि ये इनको रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि भारत में ऐसे रिमोट एरियाज हैं जहां पर बहुत बड़े बड़े लेवल में सामान ले जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो C-17 है इसे ग्लोबमास्टर 3 भी कहते हैं, जो बनाया गया था किसके द्वारा, जो बनाया गया था हमारा बोइंग कंपनी के द्वारा, यूएसए की। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो है एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। यहाँ पे आपने इस चीज पे ध्यान देना है। तो गाइज हमारा आंसर यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको सारा बताया है, तो हमारा आंसर यहाँ पे होता है P8I। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो गाइज बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपने बताना है, हाल ही में सांप की कौन सी एक निम्नलिखित प्रजाति है जो समाचार में, जो न्यूज में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ स्नेक इज इन न्यूज। तो ज़ाइलोफिस दिपेकी, कॉमन क्रेट, ईस्टर्न ब्राउन स्नेक या फिर वाटर मोकैसिन। तो गाइज इसके रिलेटेड हम इनसे रिलेटेड फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ये स्पीसीज है, ये इसका जो नाम रखा गया है, ये नाम रखा गया है एक इंडियन हर्पेटोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था दीपक वीरप्पन। इनके नाम पर ये रखा गया है क्योंकि इन्हीं के कंट्रीब्यूशन के द्वारा एक नई सब फैमिली जिसे हम बोलते हैं ज़ाइलोफेने, जो कि है स्नेक्स की सब फैमिली, इसको डिस्कवर किया गया था। बेसिकली ये वुड स्नेक्स होते हैं। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। अब हर्पेटोलॉजिस्ट क्या होते हैं, यहाँ पे आपने हर्पेटोलॉजिस्ट से ध्यान रखना है कि वो जियोलॉजिस्ट जो स्टडी करते हैं रेप्टाइल और एम्फीबियंस को। एंड हु इज एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जो पानी और जमीन दोनों में चल सकते हैं, और रेप्टाइल जो घसीट के चलते हैं जैसे कि सांप। इस चीज का आपने ध्यान रखना है गाइस। तो मैं आपको बता दूं कि इस साल के पहले जो हमारे 4 मंथ थे, इसमें वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारी नई बटरफ्लाईज, फ्रॉग, फ्रूट्स, फ्लाइज और ऐसे कुछ क्रैब मिले हैं जो कि नई प्रजाति के हैं। तो इसी जो प्रजाति है, जो हमारी बहुत सारी खोजें हुई है, इसी के तहत एक 20 सेंटीमीटर लंबा हमको एक टाइनी स्नेक मिला है जिसका हमने नाम रखा है ज़ाइलोफिस दिपेकी। अब आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये पहली बार कहाँ पे मिला था, तो ये कन्याकुमारी के कोकोनट प्लांटेशन में पहली बार खोजा गया था। अब तमिलनाडु सरकार ने इसको एंडेमिक स्पीसीज की रिपोर्ट में शामिल कर लिया है, क्योंकि अब ये वहां पे बहुत कम पाया जाता है, सिर्फ आपको मिलेगा वेस्टर्न घाट के सदर्न पार्ट में। तो गाइज मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरीके से ये सांप दिखता है। और ये जो वुड स्नेक होते हैं ये हार्मलेस नहीं होते हैं, हालांकि ये वुड स्नेक है, इसलिए आपने इस चीज को ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे रहते हैं, जमीन के नीचे रहते हैं, ठीक है। और ये आपको वेस्टर्न घाट के सदर्न पार्ट्स में देखने को मिल जाएंगे। इनका खाना क्या होता है, तो बेसिकली ये अर्थवॉर्म खाते हैं और ये अदर इनवर्टिब्रेट्स को भी खा लेते हैं। तो गाइस हमारा आंसर होगा ज़ाइलोफिस दिपेकी। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड एन एडिशनल अमाउंट ऑफ हाउ मच कैपिटल टू स्टेट एज इंटरेस्ट फ्री 50 ईयर लोन। तो 50 साल का लोन देगी सरकार, वो किस लिए दे रही है, ताकि उनको हेल्प हो सके और वो पैसा ये लगा सके कैपिटल प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ पे ध्यान देना है, व्हाट इज कैपिटल प्रोजेक्ट। वो प्रोजेक्ट जिसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है, या फिर स्टेट का या फिर सेंटर का या फिर दोनों का। तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा हेल्प करी गई है स्टेट्स को, तो कितना पैसा टोटल जो है अलाउ किया गया है, ग्रांट किया गया है, आपने बताना है। आपके ऑप्शन है 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 20,000 करोड़ या फिर 25,000 करोड़। तो कितना टोटल जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को देना है, जो भी हमारे टोटल स्टेट्स है। अब यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसने डिसाइड किया है कि एक एडिशनल अमाउंट दी जाएगी 15,000 करोड़ की टू द स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो कि अगले 50 सालों तक वो इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में चुकाएंगे। ठीक है, तो ये कैपिटल प्रोजेक्ट होगा। जो भी स्टेट में कैपिटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं, रोड प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कुछ भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो वहां पे ये पैसा लगा पाएंगे। और इस स्कीम के तहत ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है स्टेट गवर्नमेंट को, ये 50 साल की इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, यानी कि 50 साल तक उनको इसमें लोन यानी कि इंटरेस्ट नहीं देना होगा। अब आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि सरकार ऐसा कर क्यों रही है। सरकार ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि जो पेंडेमिक ईयर आया है उससे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बहुत ही लो हो चुका है स्टेट्स का, और उसी को रिवाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए ये स्कीम लाई गई है। अब यहाँ से हुआ क्या था कि जो पिछले साल जो हमारा सिनेरियो था, वहां पर इस
योजना के तहत बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस आए थे और जिसकी रिक्वेस्ट आई थी काफी स्टेट्स की कि दोबारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया जाना चाहिए। और इसी को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए दोबारा से 2021 और 22 के बीच में ये दोबारा से क्या करी गई है, रिवाइव करी गई है, जो हमारी क्या है एडिशनल अमाउंट की स्कीम। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है अभी यहाँ पे, तो ये है निर्मला सीतारमन। वर्तमान में ये है फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपने इस चीज पे ध्यान देना है कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। अब फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को भी बोलते हैं, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो इंदिरा गांधी है वो फुल फ्लैश नहीं थी, निर्मला सीतारमन फुल फ्लैश्ड है। यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान रखना है। फुल फ्लैश का मतलब जो 5 साल तक अपना कार्यकाल कर सकते हैं। इंदिरा गांधी के सिनेरियो में ये था, मैं आपको बता देता हूँ कि 1969 में इन्होंने, जो मोरारजी देसाई है वो उस टाइम पे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको ये बोला कि आप अपना पोर्टफोलियो मुझे दे दो, और इसी कारण से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। तो उनके पास उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, जिसको ध्यान में रखते हुए इंदिरा गांधी ने टेक ओवर कर लिया था। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है गाइस। तो जो हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो थे आर के शनमुगम शेट्टी। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है आर के शनमुगम शेट्टी। तो ये हमारे फर्स्ट क्या थे गाइस, ये हमारे फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर थे। इन्हीं के द्वारा आजाद भारत का पहला बजट भी प्रस्तुत किया गया था। बहुत बार क्वेश्चन में आता है गाइस। तो गाइस हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे, 15,000 करोड़ यानी कि बी। तो गाइस नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपने अब ये बताना है कि किस कंट्री ने स्टार्ट किया है एक सीरीज जिसमें वो लॉन्च करेंगे अपने स्पेस स्टेशन से रिलेटेड जो भी सारे कंपोनेंट्स हैं और जो भी सारे कंस्ट्रक्शन के सामान है वो ये ले जाएंगे इस सीरीज के द्वारा बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अब आपने यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा ऐसा देश है जो अपने स्पेस स्टेशन के लिए जो सामान है वो एक सीरीज में लॉन्च करने जा रहा है। और ये बहुत ही ज्यादा न्यूज जो है काफी वर्ल्ड फेमस रही थी। तो मैं आपको बता दूं, आपके ऑप्शन है रशिया, जर्मनी, फ्रांस, चाइना। अब आपको यहाँ पे ये लगेगा कि हमारे पास इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो है, तो मैं आपको बता देता हूँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन दुनिया की सबसे महंगी चीज है जो अभी तक इंसानों के द्वारा बनाई गई है। यहाँ पे आपने ध्यान देना है कि आ सकता है कि विच इज द कॉस्टलीस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। तो इंसानों के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही महंगा जो वस्तु है दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। हालांकि चाइना इसका पार्ट नहीं है, आपने यहाँ पे ध्यान देना है, चाइना इसका पार्ट नहीं है। चाइना बोलता है कि हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी तस्वीर है चाइना स्पेस स्टेशन की। तो मैं आपको बता दूं जो चाइना का स्पेस स्टेशन है उन्होंने इसका नाम रखा है टियांगोंग स्पेस स्टेशन। ठीक है, अब चाइना क्या कर रहा है कि वो धीरे धीरे इसके कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या कर रहा है स्पेस में भेज रहा है ताकि वो कंपाइल कर कर अपना एक खुद का स्पेस स्टेशन बना ले। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसके पार्ट है तियान है, ये अभी न्यूज में आएगा दोबारा से, तियानजोहू, मैगिंटिया, ठीक है, सेंजोऊ, वेंटियान। तो यहाँ पे आपने ध्यान देना है ये सारे क्या है इसके पार्ट्स हैं, तो जो धीरे धीरे किसी रॉकेट में जो सीरीज ऑफ रॉकेट है उसमें भेजे जाएंगे और वहां पर इसको बाद में क्या किया जाएगा, असेंबल किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं टियांगोंग स्पेस स्टेशन जो है ये चाइनीज का लार्ज मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है। ठीक है, और ये लो ऑर्बिट में बिछाया जाएगा यानी कि लो ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा जिसकी ऊंचाई होगी 340 से 450 किलोमीटर के तहत, यानी कि माइल में भी आप दे सकते हैं। जो हमारे सरफेस है उससे लगभग 450 किलोमीटर ऊपर आपको चाइनीज स्पेस स्टेशन देखने को मिल जाएगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि जो लॉन्ग मार्च 5B-Y2 रॉकेट है ये कैरी कर रहा था तियाने मॉड्यूल को। यहाँ पे आप देख सकते हो तियाने, मैंने आपको बोला था ये दोबारा आएगा। तो ये हाल ही में ये ब्लास्टेड ऑफ हुआ कहां से, वेंचुआंग स्पेस लॉन्च साइट से, जो कि है सदर्न आइलैंड में प्रोविनेंस ऑफ हैनान, चाइना। अब आपने यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना है कि जो द गार्जियन है इसकी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि जो ये लॉन्ग मार्च 5B-Y2 रॉकेट है, हालांकि इसने अपना कंपोनेंट तो वहां पे दे दिया है लेकिन जो इसका स्पेस डिग्री है जो बचा हुआ है वो उसकी उम्मीद ये है कि वो भारत में या फिर किसी भी वर्ल्ड में किसी भी स्थान पे वो गिर सकता है। तो जैसे देखिए यहाँ पे द गार्जियन की रिपोर्ट है, डिब्रीज फ्रॉम चाइनीज रॉकेट कुड हिट अर्थ एट वीकेंड सेज एक्सपर्ट। तो गाइस सैटरडे तक इसके गिरने की आशंका है, ये वर्ल्ड में कहीं भी गिर सकता है। मोस्ट प्रोबेबली ये गिर सकता है इंडियन ओशन रीजन पे या फिर अफ्रीका के आसपास ये कहीं इसके गिरने के चांसेस बताए जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 5B should easily burn up in atmosphere but expert warns
पीसेस विल रीच अर्थ। तो मैं आपको बता दूं, जो भी इसका रिमेनिंग पार्ट है लॉन्ग मार्च 5B-Y2 रॉकेट का, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो इसके रिमेनिंग पार्ट है कि भारत में गिर सके या फिर किसी और देश में गिर सके या फिर ग्लोब में कहीं भी ये गिर सकता है। तो आपने यहाँ पे इस चीज को ध्यान देना है कि सैटरडे इसकी टाइमिंग बताई गई है। तो गाइस जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी चाइना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपने बताना है जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है, इसमें भारत का रैंक क्या आया था। हालांकि ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है ये रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF। तो भारत की स्थिति इसमें क्या होने वाली है, तो आपके ऑप्शन है 139, 140, 141 या फिर 142। तो गाइज मैं आपको बता दूं, भारत में अब होता क्या है कि भारत में सबसे पहली बात जो गर्ल्स की या फिर वुमेन की जो सिचुएशन है काफी ठीक नहीं है। अब आप देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन एम्ब्रॉय से ही स्टार्ट हो जाता है, पेट से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो मिसयूज करते हैं अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी का, ताकि वो जान सके कि बच्चे का जेंडर क्या है। अगर लड़की हुई तो मोस्ट प्रोबेबली लोग चाहते हैं कि वो ना हो। ठीक है, तो इंडियन वुमेन्स लेबर फोर्स जो है वो पार्टिसिपेट भी ज्यादा कर रही है। लास्ट डिकेड में हिसाब से 21% जो क्या हुआ है उसका, ये एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि ये एडवांटेज में गई है। एडवांटेज का मतलब है कि ये आगे जा चुकी है इतने 21% के हिसाब से। लास्ट डिकेड यानी कि लास्ट 10 सालों में आप देख सकते हो कि जो वुमेन्स लेबर फोर्स है ये ज्यादा पार्टिसिपेट हुई है, यानी कि ज्यादा वुमेन्स लेबर बनी है। अब जो चाइल्ड मैरिज है वो भी क्या हो रही है, धीरे धीरे प्रिवलेंट में आ रही है। 2015-16 की जो रिपोर्ट है, जो सर्वे कराया गया था, इसमें ये पाया गया कि इसमें मार्जिनली इंक्रीज पाया गया है रिमोट एरियाज में। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है औरतों में वो बहुत कम है, और यही कारण बनता है कि वहां पे आपको स्पॉउसल वायलेंस देखने को मिल जाएगा। स्पॉउसल वायलेंस का मतलब क्या हो गया गाइस, पति पत्नी में मार पिटाई। ठीक है, अब आपको देख सकते हो मैरिड वुमेन जो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होने के कारण उसको स्पॉउसल वायलेंस झेलना पड़ता है। तो आप ये देख सकते हो द हिंदू की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया स्लिप हुआ है 28 पॉइंट से, और इंडिया का रैंक है 140 अमंग 156 कंट्री। तो इंडिया की जो स्थिति है बहुत ही खराब मानी गई है। ठीक है, अब जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है NCRB, इन्होंने माना है कि भारत में डेली 88 जो रेप्स हैं वो होते हैं, जो कि 2019 की रिपोर्ट है। और सबसे ज्यादा जो आपको मिलेंगे रेप केसेस वो आपको दलित वुमेन्स में मिलेंगे। कहां पर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। दलित वुमेन कौन हो गए, बेसिकली इकोनॉमिकली पुअर पीपल। ठीक है, इनकी स्थिति जो है बहुत ही वल्नरेबल है, बहुत ही दयनीय है, बहुत खराब है। तो यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है। हाल ही में आपने देखा होगा इटावा का हाथरस का केस। ठीक है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भारत की जो स्थिति है जेंडर गैप इंडेक्स में वो नीचे क्यों गई है। तो गाइस हमारा आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है, तो गाइस यहाँ पे आपने इस चीज को और ध्यान देना है कि जो द हिंदू ने जो यहाँ पर जो ये रैंक डाली है गाइस 140, ये अमंग 156 कंट्रीज में है, और जो जितना नीचे होगा वो उतना ही खराब होगा। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है कि द आंसर विल बी 140। ठीक है, तो नीचे से भी आपने याद करना है कि 17th रैंक नीचे से। ठीक है गाइज, तो ये है खराब रैंक्स में। तो गाइज अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विच आर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ कंट्रीज। आपने उन ग्रुप ऑफ कंट्रीज का नाम बताना है जिन्होंने हाल ही में सप्लाई चेन रिजाइलेंस इनिशिएटिव यानी कि SCRI को बिल्ड किया है। क्यों बिल्ड किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडियन जो इंडो पैसिफिक रीजन है वहां पे चाइना की डिपेंडेंसी कम हो जाए, यानी कि चाइना पे हम निर्भर कम हो। तो कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने हाथ मिलाया है किसके तहत, SCRI के तहत। तो गाइज आपके ऑप्शन है जापान, बांग्लादेश, इंडिया। बांग्लादेश, इंडिया, रशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, इंडिया, या फिर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो आपने बताना है कौन सी 3 कंट्रीज। तो मैं आपको बता दूं, जो इंडियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया है इन्होंने फॉर्मली हाथ मिलाया किस चीज के लिए, सप्लाई चेन रिजाइलेंस इनिशिएटिव के लिए, यानी कि SCRI के लिए, ताकि वो बिल्ड कर सके ऐसा सप्लाई चेन इंडो पैसिफिक रीजन में, ताकि जो चाइना की डिपेंडेंसी है वो यहाँ पे कम हो जाए। क्योंकि आपको पता है जो 70% ट्रेड है इंडो पैसिफिक रीजन में वो चाइना के द्वारा ही किया जाता है। बिकॉज क्योंकि इनके जो रेट्स हैं वो चीप है, तो हर कंट्री चाहता है कि वो उनकी जो कॉस्ट कटिंग में चाइना साथ आ जाए। तो मैं आपको बता दूं कि किस लिए क्रिएट किया गया, ताकि वो जो सप्लाई चेन है उसको एनहांस कर सके, उसको ठीक कर सके, ताकि उन कंट्रीज के बीच में स्ट्रॉन्ग, सस्टेनेबल, बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ देखने को मिल जाए इस रीजन के तहत। किस रीजन के तहत, इंडो पैसिफिक रीजन के तहत। अब मैं आपको बता दूं जो SCRI है, ठीक है, ये चाहता है कि जो चाइना पे डिपेंडेंसी वो कम हो, और हम जो आपस में कंट्रीज हैं
ये अपना एक खुद का सप्लाई चेन बना सके और जो हाल ही में कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है और इससे उभर कर हम आगे आ सके। तो गाइज ये है आपका इंडो पैसिफिक रीजन, बहुत ही बड़ा रीजन आप देखने को मिल रहा है। ये बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन क्यों बोला गया, क्योंकि आपने ये जो एरिया देखना है, ये इसके ऊपर जो भी एरिया है दैट इज इंडियन ओशन। ठीक है, यहाँ पे जो पूरा आपका एरिया मिलेगा ये आपको मिलेगा इंडियन ओशन के तहत, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंडो पैसिफिक रीजन। अब मैं यहाँ आपको बता दूं, जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसको समटाइम इंडो वेस्ट पैसिफिक या फिर इंडो पैसिफिक एशिया भी कहते हैं, तो आप नाम से कंफ्यूज मत हो करिए। ठीक है, तो मेजोरिटी ऑफ जो वर्ल्ड ट्रेड है वो यहाँ से पास होता है, इस सी से पास होता है, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट हो जाता है। अब हो क्या रहा है कि जो चाइना है, ठीक है, चाइना धीरे धीरे इस एरिया पे अपना एक तरीके से आधिपत्य, एक तरीके से पावर बनाना चाहता है, इसलिए उसने क्या करा, श्रीलंका को डेप्थ ट्रैप में फंसाकर हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा कर लिया। ठीक है, जो कि भारत से कुछ ही मील्स की दूरी पर है और भारत को यहाँ से इससे खतरा नजर आता है, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, मिलिट्री इक्विपमेंट दे रहा है किसको, भारत के नेबर्स को, जैसे कि म्यांमार को इन्होंने सबमरीन दिए, ठीक है, श्रीलंका को एक फ्रिगेट दिया है और बांग्लादेश को भी कई सारे ऐसे इक्विपमेंट दिए हैं जो कि मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। थाईलैंड को भी इन्होंने पकड़ा है और धीरे धीरे यहाँ पे क्या कर रहा है, अपना कॉलोनाइजिंग कर रहा है। कॉलोनाइजिंग का मतलब धीरे धीरे वो अपना यहाँ पे आधिपत्य जमा रहा है, धीरे धीरे इनको किसमें फंसा रहा है, डेप्थ ट्रैप में फंसा रहा है। इनको पहले तो पैसे दे दिए जा रहे हैं, लेकिन बाद में उसी के इंटरेस्ट के तहत इनको फंसाया जा रहा है ताकि इनसे क्या कराया जा सके, बाद में सारा का सारा जो भी ये काम कराना चाहते हैं, उनके पोर्ट्स लेना चाहते हैं, वो ले पाए। तो यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान रखना है, इनकी जियोपॉलिटिक्स स्टेटस का। ठीक है, तो गैस हमारा आंसर होता है यहाँ पे इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो गैस हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अभी हाल ही में डीआरडीओ ने एक मेडन ट्रायल कंडक्ट किया है। व्हाट इज मेडन ट्रायल, जो कि पहली बार किया जाता है, और ये मेडन ट्रायल किस एयर टू एयर मिसाइल का था जो कि छोड़ा गया था तेजस से। तो गाइस आपके ऑप्शन है पाइथन 4, पाइथन 5, पाइथन 6 या फिर पाइथन 7। जान लेते हैं इसके रिलेटेड फैक्ट्स को। तो मैं यहाँ आपको बता दूं, रिसेंटली अभी इंडिया की जो इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है यानी कि LCA तेजस, यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान रखना है, LCA तेजस ने एक कैपेबिलिटी को क्या करा है, अचीव किया है, जिसमें उसने फायर किया है इजरायली ओरिजिन पाइथन 5 को, जो कि एक एयर टू एयर मिसाइल है जिसे हम बोलते हैं AAM यानी कि एयर टू एयर मिसाइल, और ये एक सक्सेसफुल टेस्ट था भारत का डीआरडीओ की तरफ से। अब मैं आपको बता दूं, जो ट्रायल था इसने वैलिडेट किया है हर परफॉर्मेंस को, जो भी चैलेंजेस, जो भी सिनेरियोस थे उनके ऊपर जो डीआरडीओ चाहता था। अब यहाँ पे जो पाइथन 5 है इसे डेवलप किया था इजरायली डिफेंस कंपनी, इसका नाम है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम। ठीक है, अब ये राफेल वो वाला राफेल नहीं है जो कि इसका है फ्रांस का है, ये राफेल दूसरी कंपनी है, क्योंकि वो जो वो वाला राफेल है जो हम भारत लेने वाले हैं फ्रांस से, दैट इज दो कंपनी फ्रॉम, वो कंपनी आपने मुझे कमेंट में भी बतानी है गाइस। ठीक है, जिस कंपनी को फ्रांस का राफेल क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है। ठीक है, हालांकि मैं आपको दे देता हूँ, उसका जो पहला वर्ड है डी से आता है, तो यहाँ पे आपने इसको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता दूं, ये जो पाइथन फैमिली है हमारी इंडिया की, जो मिसाइल फैमिली है, उसमें एक और मेंबर ऐड कर दिया गया है एज अ पाइथन 5। अब ये जो मिसाइल है वो ड्यूअल यूज में आती है, एयर टू एयर भी कर सकते हैं और सरफेस टू एयर के भी हम इसको यूज कर सकते हैं। यानी कि एयर टू एयर, जैसे कि कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, वो दूसरे एयरक्राफ्ट को अगर निशाना बनाना चाहता है तो वो एयर टू एयर हो गया। लेकिन अगर सरफेस पे कोई है और वो एयर पर उस चीज को क्या करना चाहता है, डिस्ट्रॉय करना चाहता है, तो सरफेस में एक गाड़ी के तहत इसको इंस्टॉल किया जाएगा, जिसे छोड़ा जाएगा दुश्मन के एयरक्राफ्ट पर। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपने इस चीज पे ध्यान रखना है कि सरफेस टू एयर भी है और एयर टू एयर भी है। अब इसको जो स्पीड है वो मैक 4 की स्पीड है और इसकी रेंज बताई गई है 20 किलोमीटर के अंतर्गत। ये एकदम मारक क्षमता जो है इसकी बहुत अच्छी रहने वाली है। अब आपको ये बता दूं, कुछ इस प्रकार से आपको तेजस दिखता है, तो ये HAL तेजस क्यों बोलते हैं इसको, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब ये एक सिंगल इंजन 4th जनरेशन मल्टी रोल लाइट फाइटर डिजाइन बाय एरोनॉटिक डिजाइन एजेंसी विद कोलैबोरेशन ऑफ HAL। यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है कि 4th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है क्योंकि मल्टी रोल कर सकता है, एक फाइटर डिजाइन एयरक्राफ्ट है जो कि डिजाइन किया था एरोनॉटिक डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि ADNA विद द कोलैबोरेशन ऑफ HAL। ये एक क्या है, कॉम्बैक्ट LCA बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में रहने वाला है गाइस। ठीक है, और इसका जो भी प्रोग्राम था 1980 में स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि इंडिया चाहता था कि जो रशिया से लिए गए मिग हैं, जो मिग 21 है, इनको हम रिप्लेस कर पाए किससे, तेजस से। और 2003 में LCA का जो नाम था बेसिकली वो रखा गया था तेजस। ठीक है, तो इंडिया का ये फर्स्ट सेल्फ मेड फाइटर है, खुद ही हम लोगों ने बनाया है। ठीक है,
हालांकि इंडिया अभी जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो में ये देख रहा है कि ये जो हमारा तेजस है ये इंडोनेशिया खरीद ले, क्योंकि इंडोनेशिया के खरीदने के साथ साथ जो हमारी स्थिति है, जो हमारी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो हमारा डिफेंस एक्विजिशन की जो स्थिति है, जो भी हमारी रैंकिंग है उसमें सुधार हो सके। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, जो हमारा ये फर्स्ट सेल्फ मेड फाइटर है, फाइटर जेट है, इंडिजिनियस बोलते हैं गाइस इसको। यहाँ पे आपने इस चीज पे ध्यान देना है कि इसने पहली बार फुली वेपनाइज्ड हुआ था 2019 में, यानी कि इसके जितने भी ये आप यहाँ पे देख रहे हो वेपन्स, ये अलग अलग तरीके से अलग अलग मारक क्षमता वाले होते हैं, जिसके तहत इसमें क्या चलती रहती है, डेवलपमेंट चलती रहती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इसमें चलती रहती है। इसके तहत ही इसमें नए नए जो भी एयरक्राफ्ट, जो भी इसकी मिसाइल्स होती हैं वो ऐड करी जाती है। यहाँ पे आपने इसको ध्यान देना है, और ये फुली वेपनाइज्ड हुआ था 2019 में। अब लास्ट पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो इसका नाम है LCA का, यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो मैं आपको बता दूं इसका नाम तेजस रखा गया था, जो हमारे लेट श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी है इनके द्वारा। तो ये क्वेश्चन कई बार आ सकता है गाइस, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि गाइस पहले इसका नाम LCA था और इसका नाम बाद में क्या रखा गया, तेजस रखा गया, किनके द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। तो गाइस ये थे हमारे कुछ आज के क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस अगले हफ्ते भी हमारी यही सीरीज चलने वाली है। आई एग्जाम भी को सपोर्ट करो गाइस, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए मेरे साथ। दिस इज विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।